दोस्तों, ये अरेंज मैरिज का दूसरा पार्ट है। वृंदा और पंकज पगफेरे की रस्म के बाद घर आते हैं। थोड़ा बहुत काम था, उसको निपटा कर वृंदा कमरे में आई तो पंकज उसका इंतजार कर रहा था। वृंदा आई तब वह बेड से सिर टिकाए लेटा हुआ था। उठकर बैठ गया। वृंदा भी आई और आकर बैठ गई। पंकज के हाथ में एक पैकेट था। उसने वृंदा के हाथ में थमा दिया। वृंदा ने खोला तो एक स्मार्टफोन था। फोन देखकर वृंदा हैरान थी। किसके लिए है? तुम्हारे लिए। मेरे लिए। जब मैं चला जाऊंगा तो तब तुम मुझसे बात करोगी? उसने पूछा। हाँ, वह मुस्कुराई। ये भी लो। एक और छोटा सा पैकेट उसकी तरफ बढ़ाया। ये क्या है? ये भी तुम्हारे लिए ही है। वृंदा ने खोला। ईयरिंग थी। मेरे लिए। ईयरिंग को हाथ में उठाकर उसने पूछा। हाँ, तुम्हारे लिए। वृंदा दोनों चीज़ें पाकर बहुत खुश थी तो उसने धन्यवाद कहकर आभार जताया। पहन कर नहीं दिखाओगी? पंकज ने इच्छा जताई तो वृंदा ने वो ईयरिंग्स झटपट पहन कर भी दिखा दिए। कैसे लग रही हैं? उसने पूछा। जैसे चांद के पास छोटा सा सितारा चमक रहा हो। आवाज़ या चेहरे में सौम्यता और आंखें बेसुमार प्यार का समंदर लिए थी। वृंदा लजा गई तो पलकें झुका ली। पंकज अनुमान लगा रहा था वह विवाह से इतनी भी नाखुश नहीं है। शायद घबरा रही है। कुछ देर उससे नॉर्मल बात कर उसके दिल की बात जानने की कोशिश की। तोहफे पाकर वह खुश थी तो रोने की वजह क्या होगी? एक बात बताओ, क्या शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई है? उसके ऐसे बोलते ही वृंदा उसे ताकने लगी। मैं अभी ब्याह नहीं करना चाहती थी। क्यों? मुझे आगे पढ़ना था। मना कर देती। घर में मेरी बात सुनता कौन? वह मायूसी से बोली। क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप अच्छे हैं। वह तपाक से बोली। पंकज के होठों पर मुस्कान खिली देख झेप गई। बोलने की कुछ ज़्यादा जल्दी कर दी। शायद खुद भी मुस्कुरा दी। नजरें नीची कर बेडशीट को कुदरने लगी। मायके जाकर रो क्यों रही थी? उसके पूछने से उसने नजरें उठाई। पहले दिन ही सब गड़बड़ हो रहा था। घबराने जैसा क्या है? पता नहीं यहाँ एडजस्ट कर पाऊंगी कि नहीं। घबराओ मत, सहज रहो। बिना सास के इस ससुराल में थोड़ी समस्या तो होगी, पर प्यार और सम्मान भी कम नहीं मिलेगा। बिल्कुल वैसे ही रहो जैसे अपने घर में रहती थी। ससुराल है तो सब कुछ बदल गया है, ये डर मन में मत बिठाओ। घबराहट में गलतियां ज़्यादा होंगी। नीरव को छोड़कर बाकी किसी की शिकायत नहीं होगी। उसे भी मैं समझा दूंगा। उसने वृंदा को आश्वासित किया। मुझे काम करना ढंग से नहीं आता, इसलिए घबरा जाती हूँ। वृंदा ने मन की बात बताई। धीरे धीरे सीख जाओगी। पेट से सीख कर कौन आता है? तुम पर कोई भी सारे काम का बोझ नहीं डालेगा। पहले भी तो सभी मैनेज करते थे, अब भी करेंगे। बस नीरव को छोड़कर। वो भी रेसलिंग करता है, कई इवेंट जीत चुका है, नेशनल लेवल के लिए तैयारी कर रहा है। कभी गुस्सा कर दे तो उसे इग्नोर कर देना। पंकज ने उसे समझाया। जी वृंदा, एक और ज़रूरी बात करनी है। जैसे कि तुम जानती हो कि तुम्हारा ये ससुराल सास बिना है। माँ होती तो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। छोटे ही थे, माँ हमें दुनिया में छोड़ स्वर्ग सिधार गई। पापा ने माँ पापा दोनों बनकर हमें प्यार दिया है। उन्होंने घर की खुशी के लिए बहुत त्याग किया है। मैं चाहता हूँ तुम भी इस बात को समझो और उन्हें कोई ठेस न पहुँचने, इसका ध्यान रखोगी। जितना काम आता है, जैसा आता है वो करना। कभी कोई कुछ बोल दे तो सह लेना, पर मुँह से कभी कड़वे शब्द न बोलना जिससे उन्हें बुरा लगे। जी मैं हमेशा ध्यान रखूंगी। पर आप चले जाओगे तो मैं कैसे रहूँगी? मैं महीने 2 महीने में आता रहूँगा
और जब नीरू की शादी हो जाएगी तब तुम्हें भी साथ में ले जाऊंगा, पर तब तक ये सब तुम्हें ही मैनेज करना पड़ेगा। जी, मैं सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगी। वृंदा ने हामी भरी। वृंदा पंकज में जो बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो काफ़ी देर चलता रहा। दोनों ने एक दूसरे को जाना तो उनके बीच की हिचक भी जाती रही। पंकज ने मन का संशय भी मिट गया कि वृंदा की मर्जी के खिलाफ शादी तो नहीं हुई, पर वह बस उसी तरीके से था कि वृंदा अभी शादी नहीं करना चाहती थी। ये तो हर लड़की के मन में रहता है कि वह ससुराल में सामंजस्य बिठा पाएगी कि नहीं। बाली उम्र के कंधों पर जिम्मेदारी दी जा रही थी, इसलिए वह घबराई हुई है, जो कोई बड़ी बात नहीं। उसने बातों बातों में अंदाज़ा लगा लिया कि वृंदा उसे पसंद करती है। दिल के अरमान जागकर कुलबुलाहट मचा रहे थे। शादी का दूसरा दिन हो गया है और अभी सुहाग रात नहीं मनाई है, पर वह जल्दबाजी भी नहीं करना चाहता। वृंदा यहाँ सहज हो जाए तभी इससे आगे बढ़ेगा। अच्छा चलो अब सो जाओ, उसने बेमन से कहा, क्योंकि उसका मन सोने का नहीं था, पर वृंदा सोना चाह रही होगी इसलिए कहा। जी कहकर वृंदा लेट गई तो अभी उसकी तरफ मुँह करके लेट गया। अगर सुबह पल्लू फिर से मेरे नीचे आए तो मुझे जगा देना, रोना शुरू मत हो जाना, उसने मुस्कुराते हुए कहा। जी। पंकज का यह अंदाजा कि शायद वृंदा न सोए और कुछ तो ऐसे संकेत दे कि वह अभी नहीं सोना चाहती, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर में वह सो भी गई तो पंकज भी सोने की कोशिश करने लगा, पर उसे कहाँ नींद आनी थी। साथ में इतनी खूबसूरत पत्नी सोई थी और वह बंदिश में बंधा है। जब रहा नहीं गया तो दूसरी तरफ मुंह फेर कर अंगड़ाई ले ली, क्योंकि वो देखती रही तो उसे नींद नहीं आएगी। कुछ देर बाद उसे भी नींद आ गई। सुबह वृंदा उठी, आज सबसे पहले उठ गई। नहा कर आई तो साड़ी की प्लेट बांधने लगी, पर उसे ढंग से नहीं बांधी जा रही थी। कल तो बुआ ने मदद कर दी थी बांधने में, पर आज तो अभी तक उठी ही नहीं थी, तो वह ऐसे ही कमरे में आ गई और प्लेट बनाने की कोशिश करने लगी, पर वह बार बार फिसल जा रही थी तो झुंझला गई। पंकज भी उठ गया था। उसने उसकी समस्या समझ ली तो आज उसे चुपके चुपके ताड़ने से अच्छा उठ ही गया। कोई प्रॉब्लम है? उसने पूछा। नहीं, हाँ, नहीं, वह हकला गई तो पंकज उठकर वहीं पर आ गया। वृंदा के हाथ से साड़ी की प्लेट नीचे छूट गई। वह उसे रुआंसी हो देखने लगी। मुझसे साड़ी की प्लेट सेट नहीं हो रही, कल बुआ ने बना दी थी, आज अभी तक उठी ही नहीं। वह मायूसी से उसकी तरफ देखने लगी। परेशान मत हो, मैं कर देता हूँ। आप? हाँ मैं। आप कर लोगे? वृंदा ने आश्चर्य जताया। कोशिश करता हूँ। वृंदा के पास आने का मौका मिल रहा था। साड़ी की प्लेट बनाते कैसे हैं? भले उसे इसका ABC पता ना हो, पर जानकार बनकर उसके सामने खड़ा हो गया। पहले तो वृंदा को झिझक हो रही थी, पर कोई चारा न देख वह उसे साड़ी पकड़ा देती है। पंकज ने पहली बार उसका अधकुला शरीर देखा, वो तो सुध-बुध खो गया। साड़ी हाथ में लिए नज़र उसकी पतली कमर और शरीर के कर्व पर गई तो अटक कर रह गई। उसे खुद को यूं देखता देख वृंदा असहज हो गई। मैं खुद कर लूँगी, उसने साड़ी उसके हाथ से लेकर खुद को ढकते हुए कहा तो पंकज का ध्यान टूटा और गलती का भी एहसास हुआ। शायद उसे ऐसे नहीं देखना चाहिए था। वृंदा असहज हो गई है। नहीं नहीं, करता हूँ ना, अभी फ़िलहाल के लिए
बनाने की कोशिश करता हूँ, बाद में बुआ से करवा लेना। वह उसके हाथ से साड़ी का पल्ला ले लेता है, पर आड़ी तिरछी प्लेटें भी न बना पाया तो वृंदा झुंझला गई। जी, आप ये क्या कर रही हैं? ऐसे नहीं बनाते, छोड़ो, मैं खुद कर लूँगी। वह उसे साड़ी छुड़ाने लगी। मैं कर लूँगा। वह फ़ोन ऑन करता है, उस पर साड़ी कैसे बांधे देखा और थोड़ी मशक्क़त के बाद वह उसकी प्लेटें बना देता है। अब बारी प्लेटें सेट करने की थी तो वही करने लगा। तो अब पहली बार उसकी नाभि के पास छूता है तो शरीर में सनसनाहट दौड़ गई, पर खुद संभालता बोला, लो बन गए, अब डालो। उसने वे प्लेटें वृंदा को पकड़ाई तो वह उन्हें सेट करने लगी, पर पंकज की नज़रें उससे हट ही नहीं रही थी तो वह उसे ठीक करने के बहाने फिर से छूने लगा। उसके ऐसे करने से वृंदा के मन में भी एहसास जाग रहे थे। वह आंखें बंद कर लेती है। पंकज ने उसे ऐसे देखा तो थोड़ी शरारत सूझी। वह उसके पेट में हल्की अंगुलियां फिराने लगा तो वृंदा ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि उसे अच्छा लग रहा था। पंकज घुटनों के बल बैठ गया और साड़ी ठीक करने के बहाने उसकी नाभि को छूने लगा। वह भी बेहद रोमांचित अनुभव कर रहा था। हाथ से उसकी कमर पर दोनों तरफ से पकड़ लेता है और पेट पर चूम लिया तो वृंदा ने कसकर आंखें बंद कर ली। दोनों के लिए यह सब कुछ बहुत रोमांचक था। पंकज की छुअन ने नए एहसास को जन्म दिया तो वृंदा के मन में जैसे संगीत बजने लगा। छोड़िए, वृंदा की आवाज़ ने ही उसकी तंद्रा तोड़ी, वरना तो वह तो अरमानों की सैर पर निकल भी पड़ा था तो वह उसे छोड़ देता है। वृंदा बहुत असहज महसूस कर रही थी। उसने पल्लू ठीक किया और उसे अनदेखा कर कमरे से बाहर गई तो सीधा किचन में रुकी। पूरा शरीर कंपन महसूस हो रही थी। गाल शर्म से लाल हो गए। किचन की लाइट खुली देख बुआ ने आवाज़ दी, बहू। जी बुआ जी। वह जल्दी जल्दी चाय का भगोना ढूंढती है और चाय का पानी रखती है। जब तक चाय बनी बाकी लोग भी उठ गए तो नाश्ते की तैयारी भी करने लगी। आज सोचा है कुछ भी गड़बड़ नहीं करेगी। वह जल्दी चाय का भगोना ढूंढकर चाय का पानी रखती है। एक दिन बाद अब उसे वहाँ की काफ़ी चीज़ों का अंदाजा आ गया है कि क्या चीज़ कहाँ रखी है, तो कल जैसे घबराहट भी कम है। चाय रखकर अब वह थोड़ी देर पहले पंकज द्वारा की गई हरकत को याद करती है तो होठों पर मखमली मुस्कान खेलने लगी। पंकज जी लगते सीधे सादे से हैं, पर हैं नहीं। सोचकर गाल शर्म से लाल हो गए। अपने ख्यालों में इतना खो गई कि चाय उबल कर गिर भी गई। ओह, ये क्या कर दिया? सुबह सुबह ही गड़बड़। वह गैस स्टोव बंद कर दी। बड़बड़ाई, बुआ के आने से पहले कपड़ा लेकर जल्दी से गैस साफ कर दी। अब पक्का निश्चय किया है, आज कुछ भी गड़बड़ नहीं करेगी। वह सब गड़बड़ पंकज की वजह से हो रही है, इसलिए पंकज जी के ख्यालों को मन में ही नहीं आने देगी। तो अब ध्यान से काम में लग गई। बुआ ने तड़के सबसे पहले उसे नहा धोकर किचन में आया देखा तो खुश हो गई। नीरव भी जल्दी उठ गया। किचन में वृंदा को देख वह वहाँ नहीं गया। जाने से पहले उसको पिसे हुए बादाम और घी मिले दूध के साथ भीगे हुए काले चने चाहिए होते हैं, जो उसको दिन भर एनर्जेटिक बनाए रखता है, जो उसके खेल के लिए आवश्यक होता है। वह किचन में नहीं आया क्योंकि वहाँ वृंदा थी। वह पहले ही कम बोलता है। वृंदा अभी नई नई तो है ही। वह उससे इस बात पर चिढ़ भी गया है कि उसकी वजह से पंकज ने उसे डांटा, इसलिए
उससे तो वह बात भी नहीं कर रहा। पहले वह इंतज़ार करता रहा कि उसकी ज़रूरत की चीज़ें उसे बाहर ही मिल जाएं। शायद जब नहीं मिली तो बुआ को कहता है कि उसकी डाइट उसे दे दे। बहू है किचन में, उससे मांग भी ले और बता भी दे कि कैसे ये सब बनाना है। कल से वही सब देखेगी। बुआ ने समझाया। आज आप ही दे दो बुआ, और उसे कह दो या तो सुबह तक किचन में ना आए जब तक मैं गया नहीं, या फिर मेरे बिना बोले सब चीज़ें तैयार कर मुझे यहाँ बाहर दे जाए। ऐसे कैसे बात कर रहा है, वो भाभी है तेरी, ऐसे बर्ताव करेगा तो कैसे चलेगा। बुआ ने उसे डांटा, जिससे वह चिढ़ गया। बुआ, आपको डाइट देना है कि नहीं, वरना मैं ऐसे ही जा रहा हूँ। वह गुस्से से जाने बाहर की तरफ मुड़ा तो बुआ ने रोका। अरे रुक जा, गुस्सा तो हर टाइम नाक में बिठा कर रखता है, न जाने क्या होगा इस लड़के का। कहती हुई बुआ किचन में आ गई और सब चीज़ें बनाकर थाली में रखती हैं और वृंदा को समझाती हैं। बहू, ये सब जो चीज़ें कल से सुबह उठकर नीरव के लिए बना कर रख देना और उसके जाने से पहले बिना मांगे बाहर ही रख जाना, वरना या तो वो घर में क्लेश करेगा या बिना खाए चला जाएगा। जी बुआ जी। वृंदा ने उनसे सब चीज़ें समझ ली तो बुआ वह लेकर बाहर गई। उसके बाद वह बिना कुछ बोले चला गया। बाकी लोग भी धीरे धीरे उठने लगे। आज वृंदा ने अकेले ही सबके लिए नाश्ता बना दिया। पंकज नहा लिया था, पर आज वृंदा किसी भी बहाने से कमरे में नहीं गई। पंकज से आमना सामना न हो सोच नाश्ता भी उसने उमा के हाथों भिजवा दिया, ताकि पंकज को शरारत का मौका ही न दे। उसकी वजह से ही काम में लापरवाही हो रही है। वृंदा ने तो पंकज के आसपास न आने का ठान लिया। पंकज बेचारा बेचैन हो गया। जब रहा नहीं गया, किचन में ही आ गया। देखा तो वृंदा किचन में काम कर रही थी और उसके साथ उमा भी थी। वह जाकर वहाँ खड़ा हो गया। भैया, कुछ चाहिए क्या? उमा ने उसे देख पूछा तो पंकज नहीं में गर्दन हिला दिया। वृंदा की ओर देखता है। वृंदा है कि उससे नज़रें ही नहीं मिला रही थी। वह वहीं पर खड़ा हो गया और उमा से बातें करने लगा। साथ में वृंदा को देखता, पर वृंदा है कि उसे लगातार अनदेखा कर रही थी। पंकज भी सब्र कर वहीं पर टिका रहा। उसे उसके सब्र का फल मिला। थोड़ी देर बाद उमा किसी काम से बाहर चली गई तो पंकज को मौका मिला। आज तुम कमरे में क्यों नहीं आ रही हो? मैं इंतज़ार कर रहा था, उसने उतावलेपन से वृंदा से शिकायत की। क्या करना वहाँ आकर, मुझे बहुत सारे काम हैं। वृंदा ने नजरें चुराई तो उसके पास आकर झटके से गालों पर चूम लिया। पहले से घबराई वृंदा और अधिक घबरा गई, पर पंकज के होठों पर शरारती हंसी थी। जैसे ही उमा आई, अब वो बाहर चला गया, पर वृंदा वैसे ही हैरान परेशान खड़ी थी। सुबह की घटना से अभी उबरी ही नहीं थी। काम भी सब ठीक हो रहे थे कि वह फिर से उसे करंट देकर चला गया। वृंदा तो उससे दूरी बना रही थी, पर अब पंकज उतावला होने लगा है। धीरे धीरे शर्म का पर्दा भी हटता जा रहा है तो झिझक भी कम हो गई है। आज रात तो अब वो वृंदा से खुलकर बात कर ही लेगा। उसके सब्र नाम की चिड़िया भी उड़ती नजर आ रही है। पलंग पर चित लेटा वह सोचकर खुद ही मुस्कुरा रहा था, पर वृंदा थी जो कमरे में ही नहीं आ रही थी। लगता है सारी जिम्मेदारी आज ही उठाने की ठान ली है। बाकी तो सब ठीक है, पर उसके बारे में भी तो सोचें। वह मन में बड़बड़ाया। जब रहा नहीं गया तो उठकर बाहर आ गया। देखा वृंदा बुआ और उमा के साथ बैठी हुई थी। वह बाहर आया तो उनकी तरह वृंदा ने भी उसकी तरफ देखा तो वह आंखों से उसे आने का इशारा करता है।
वह मना कर देती है। आज बुआ और उमा भी जाने वाली हैं तो वह उसको कुछ बातें समझा रही थी कि कैसे यहाँ सब कुछ संभालना है। जब वृंदा ने इनकार किया तो पंकज ने भी कुर्सी खींचकर वहीं पर आकर बैठ गया। बुआ जी, कुछ दिन रुक जाइए, वृंदा सिर पर पल्लू ठीक करती धीरे से कहती है। तू इतना कह रही है तो 1-2 दिन उमा रुक जाएगी तेरे साथ। मुझे जाना पड़ेगा। उमा के पापा की तबीयत नासाज चल रही है। मुआ मर्ज पकड़ में नहीं आ रहा। बाकी तू चिंता न कर, अभी यहाँ हमारा पंकज रहा बहुत ही समझदार है। शहर जाने से पहले तुझे सब समझा जाएगा। मैं भी इसके जाने से पहले एक फेरा और लगा जाऊंगी, बुआ वृंदा को समझाते हुए कहती हैं। जब बुआ ने रुकने से इनकार किया तो बुझे मन से वृंदा धीरे से बोली, जैसी आपकी मर्जी बुआ जी। वैसे भी अब घर तो उसे खुद ही संभालना पड़ेगा। बुआ भी कितने दिन रहेगी। थोड़ी देर बाद वृंदा पंकज को इग्नोर कर फिर से दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। पंकज उसके कमरे में आने का इंतजार में बस मुंह ताकता रह गया। 2-3 घंटे बाद जब वृंदा फ्री होकर रूम में आई तो पंकज की उसे देख बाँछें खिल गई। उठकर बैठ गया। इतनी बिजी कहाँ हो गई हो कि शक्ल दिखाने भी तरसा रही हो। कुछ तो मुझ पर तरस खाओ। आज ही घर की सारी जिम्मेदारी उठाने का सोच लिया है क्या? वहाँ उतावला होकर एक सांस में बोला कि वृंदा के चेहरे पर हया के साथ मुस्कान थी। अभी शादी को 1 ही दिन हुआ है और तुम इतना बिजी हो गई हो। काम निपटाने के बाद बुआ के पास बैठ गई थी। आज वो वापस जा रही हैं तो वे मुझे घर के बारे में समझा रही थी। वृंदा ने वजह बताई तो पंकज शांत हुआ। हाँ, बुआ को इस घर की बहुत चिंता रहती है, पर ज़्यादा टेंशन मत करो। कल या परसों मासी आने वाली हैं। 1-2 दिन वो हमारे साथ रहेंगी। मासी शादी में नहीं आई थी? नहीं, वो शादी में नहीं आई थी। फिर ठीक है। हाँ, ठीक तो है, पर उनका नेचर बुआ से उलट है। कैसे भी? ऐसा क्या? चिंतित हो? वृंदा ने पूछा। हाँ, पर वो सब जाने दो। जब आएंगे तब देख लेंगे। अभी थोड़ी देर आराम से बैठकर मुझसे बातें करो। उसने वृंदा का हाथ पकड़कर बिठा दिया और उससे बातें करने लगा तो अब उसके बेचैन दिल को थोड़ा करार आया। शाम का समय हुआ। बुआ भी चली गई। उमा यहीं रुक गई है। रात के खाने के बाद वृंदा कमरे में आई तो पंकज दुगने उत्साह में था। आज तो कुछ भी हो जाए वृंदा से अपने मन की बात कहकर रहेगा। पलंग की पुष्ट का सहारा लिए वह कमर टिकाए बैठा था। जैसे ही वृंदा को देखा मन प्रफुल्लित हो पुष्प सा महक उठा और सितारों के तारों ने जैसे प्यार भरा मधुर संगीत छेड़ दिया हो। झट उठकर सीधा बैठ गया। मन की खुशी चेहरे पर दमक बनी साफ महसूस की जा सकती थी। वृंदा रसोई से काम निपटा कर आई तो फ्रेश होने वाशरूम में चली गई। तब तक पंकज ने कमरे को रोज फ्रेगरेंस वाला रूम फ्रेशनर छिड़क कर महका दिया। उनकी ज़िंदगी का इतना खास दिन होने वाला है तो भला क्यों कोई कमी छोड़े? क्या हुआ अगर आज सुहाग रात न होने के कारण फूलों की सजावट नहीं? उसका आभास तो किया ही जा सकता है। उस दिन तो मना नहीं पाया। आज दिल का अरमान पूरा कर पूरी कसर निकाल कर महसूस तो किया ही जा सकता है। कमरा गुलाब सी खुशबू से महकने लगा तो खुद का ध्यान आया वह ठीक ठाक लग रहा है कि नहीं, तो शीशे के आगे खड़े होकर खुद को निहारा। फ्रेश ही लग रहा है। वृंदा के सामने अपने कॉन्फिडेंस में कमी नहीं आने देगा। हाथों से बालों को सेट जो करने लगा तो नज़र वृंदा पर गई जो अंदर आ गई थी और उसे शीशे के आगे खड़ा देख अटपटा महसूस कर रही थी। अलग तो वह कमरा भी लगने लगा।
गुलाबों की महक, फ़ोन में मधुर संगीत और पंकज की होठों पर मीठी मुस्कान के साथ आंखों में ढेर सारा प्यार। उसे पूरा माजरा समझते जरा देर नहीं लगी। आज तो पंकज मानने से रहा। वह सुबह से ही मीठी छेड़छाड़ वाली हरकतें तो कर ही रहा था। वृंदा के पैर अपनी जगह पर जम गए। वह उसके पास आ गया। वृंदा ने उसके कपड़ों से आती परफ्यूम की महक भी ले ली। इसका इरादा भाप कर वह अंदर तक सिहर गई। डग के साथ साथ रोमांच के मीठे एहसास से प्रफुल्लित सी हो गई। काम निपट गया। वृंदा के दोनों हाथों को थामता हुआ मीठे सुर में कहता है, जी। वृंदा हल्की लजाती कहती है। उसने पंकज की तरफ देखा। आंखें उसकी बेताबी को बयान कर रही थी तो नजरें झुका ली। आ जाओ। वह पलंग पर बैठा तो वृंदा भी आकर बैठ गई। अब वह एकटक उसे ही देख रहा था, जिससे वृंदा सकुचा गई और लाज के मारे नजरें झुका ली। उसने उसके हाथ अभी भी थाम रखे थे। उनको अपने होठों के पास ले जाकर नजाकत से चूम लिया। वृंदा ने निचला होठ दांतों तले दबा गर्दन झुका ली। वह उसकी ठोड़ी को 2 अंगुलियों से ऊपर कर चेहरा ऊपर उठाता है तो वृंदा उससे नजरें नहीं मिला पाई। मन में अजीब सी हलचल हो रही थी। गालों के पास जैसे हीटर जल रहा था, जिसकी गर्मी लहर बनकर कान से टकराकर गालों पर लाली ले आई। वह खुद को बहुत असहज महसूस करने लगी, पर उसे देख पंकज खुद का नियंत्रण खो रहा था तो सरकता उसके जरा और करीब आ गया। वृंदा, एक बात कहूँ? वह मीठे सुर में आंखों में प्रेम लिए उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में थामे बोला। जी। धीमी आवाज़ में नज़र उठाकर पंकज को देख वृंदा बोली, तुम अत्यधिक सुंदर रूप लिए हो। चेहरे की आभा तो देवी समान है। तुम्हारी सुंदरता को मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता, पर इतना समझ लो, बिल्कुल चांद जैसी हो। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। आसमान के चांद की सुंदरता को सिर्फ निहारा जा सकता है, पर तुम्हारी सुंदरता को मैं जी भर कर देख आँखों में बसा भी सकता हूँ और छू भी सकता हूँ। वह उल्टे हाथ से उसके गालों को सहलाने लगा तो उसके ऐसे करने से वृंदा लजा जाती है। वह लजाती और भी मनमोहक लग रही थी तो उसे लगने लगा कि अब वह अपने जज्बातों को अधीर देख संभाले नहीं रह पाएगा। वृंदा के रूप लावण्य पर मोहित हो उसे निहार रहा था। आह, कितनी सुंदर स्त्री उसकी पत्नी है। कितना सुंदर रूप, उतना ही निर्मल मन। उसने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि वृंदा जैसी सुंदर लड़की उसकी जीवन संगिनी बनेगी। तो आज उसके रूप की प्रशंसा करने का मौका भी है और दस्तूर भी, तो क्यों कंजूसी दिखाना। जी भर कर प्रशंसा के फूल बांधने लगा। पहले वह उसके माथे पर चूम लेता है, फिर उसे निहारने लगा। उसके ऐसे निहारने से वृंदा असहज थी तो नजरें झुकाने लगी। तुम्हारी ये हिरनी जैसी आंखें प्यार का समंदर लिए हैं। वह आंखें बंद कर लेती है तो वह उसकी आंखों पर बारी बारी से मीठी चुंबन जड़ देता है। तुम्हारे होंठ जैसे गुलाब की पंखुड़ियाँ खुलने को बेताब। वह उसकी ठोड़ी को ऊपर कर उसके गालों को दोनों हाथों के बीच ले लेता है तो अंगूठा होठों को छू रहा था। वह उससे होठों को रब करने लगा। उसके बाद अपने ठंडे होंठ उसके होठों पर रख देता है, जिससे वृंदा के शरीर में कंपकपी छूट गई। पहली बार होठों पर होठ का यह चुंबन पूरे शरीर में झुरझुरी के साथ हल्का कंपन पैदा कर गई। उसका ये कंपन पंकज ने भी महसूस किया, पर अब उसका कहाँ खुद पर बस रहा तो वह कहाँ रुकने वाला था। पीछे हटने के बजाय वह आगे बढ़कर उसके होठों को अपने होठों के बीच लेकर गहरा चुंबन लेने लगा। होठों पर
इस पहले चुंबन ने दोनों की नस नस में मानो रोमांस भर दिया, जिसने वृंदा की संकुचाहट को रोमांस के मीठे एहसास में परिवर्तित कर दिया। तो पंकज तो किसी भंवरे की तरह मदहोश हो उसके गुलाब की पंखुड़ियों से होंठों का रस पीने के बाद होंठों को उसके गर्दन पर रख चूमने लगा। हर चुंबन के साथ वृंदा की मीठी सिसकियां कमरे में गूंज जाती तो पंकज को और अधिक रोमांस कर रही थी। वह दोनों हाथ उसकी कमर में डाल उसे करीब खींचकर पूरी तरह अपनी बाहों में भरकर उसका आलिंगन कर लेता है। सांसों के साथ दोनों के दिल की धड़कनें भी एक हो रही थी। उसके हाथ उसके बालों में ले जाकर जूड़ा खोल बालों को आज़ाद कर दिया तो वे कमर से नागिन से लहरा गए। अब धीरे धीरे वह उस पर झुका तो वह बिस्तर में थी और पंकज उसके और अपने बीच की तंग होती दूरी के बीच में कपड़ों की पतली दीवार को भी एक एक कर हटा देता है। वृंदा के लाज हया इन पलों में पंकज के प्रेम के आगे नगण्य हो गई। प्रथम मिलन के इन क्षणों में दोनों आनंदित महसूस कर रहे थे और एक दूसरे में खोकर अपने गृहस्थ जीवन में शुरुआत की, जहां 2 दिन साथ रहने के बाद भी अपनी भावनाओं को काबू में रख पंकज ने कोई उतावलापन न दिखाकर वृंदा के मन में इतना विश्वास तो जगा लिया कि वह इस बातों को समझ चुकी थी कि उसका जीवन साथी बेहद समझदार और सुलझा इंसान है, जिसके साथ वह आने वाली जिंदगी को लेकर कोई शंका नहीं कर सकती। रही बात पंकज की, तो वृंदा की खूबसूरती और मासूमियत पर तो पहले दिन से ही फिदा था। बस किसी तरह खुद को रोक कर रखा था। रात भर दोनों ने एक दूसरे की बाहों में प्यार करते गुजार दी। न जाने कब आंख लगी होगी, पर अब सुबह वह जल्दी उठने का प्रयास करने लगी तो देखा पंकज ने उसे बाहों में भींच रखा था। उससे पकड़ छुड़ाने लगी पर उसने वापस उसे अपनी बाहों में कस लिया। छोड़िए, वह फुसफुसाई, अभी से कहाँ जा रही हो? अभी तो पूरी तरह रात भी नहीं खुली, वह धीरे से बोला और उसके गर्दन की तरफ बिखरे बालों को हाथों से समेटता पीछे करता है और चेहरा उसकी गर्दन के पास ले जाकर चूमकर मीठा बाइट ले लिया। क्या कर रहे हैं? मुझे उठना है। वृंदा खुद को उससे अलग करना चाहती थी। अभी नहीं, अब वह उसकी गर्दन पर बेतहासा चूमता कहता है, एक बार चली गई तो यहाँ झांकने बहुत तक नहीं आओगी। पंकज उसे अभी जाने देने के मूड में बिल्कुल न था। आऊँगी। लेट हो गया तो सब क्या सोचेंगे? कोई कुछ नहीं सोचेगा। वृंदा ना करती रही, पर पंकज ने उस पर चुंबनों की बरसात कर उसे वापस आगोश में भर लिया। प्यार करते करते कब वह फिर से नींद के आगोश में चली गई कि नींद बाहर होती खटर पटर की आवाज़ें और चिड़ियों की मीठी चहचहाहट कानों में पड़ने से उठी। रोशनदार से झलकता उजाला चढ़ते दिन को बयां कर रहा था। बैरन नींद दोबारा आंखों में ऐसे कैसे बैठी कि दिन चढ़ाया और वह अस्त व्यस्त हालत में पंकज की गिरफ्त में है। घबराहट में कलेजा मुंह को आ गया। उसे दोबारा कैसे नींद आ सकती है? घबराहट ने सोचने की शक्ति शून्य कर दी, खुद को पंकज से अलग करती है। सुनिए, वह पंकज को झकझोरती है। हाँ, आंखें बंद किए ही पंकज ने कहा, उठिए, यहाँ से मेरे कपड़े। वह अपने कपड़े वहाँ से उठाने लगी तो देखा पैरों की पायल भी गायब थी। उसे बदहवास देख पंकज पूछता है, क्या हुआ? क्यों परेशान हो गई? दिन निकल आया, मैं अभी भी यहाँ हूँ। मेरी पायलें मिल नहीं रही। मुआ कान का झुमका भी जाने कहाँ गिर गया। उनको ढूंढ कर देना, बाद में पहन लूँगी। वह रुआसी हो रही थी।
ढूंढ दूंगा, पर ऐसे क्यों घबरा रही हो? कोई कुछ नहीं बोलेगा। वह सिर एक हाथ पर टिकाए उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान देख वृंदा को आभास हुआ कि वह उसे निहार रहा है, तो हाथों से चेहरा ढक लेती है। क्या हुआ? उसने उसके हाथों को चेहरे से हटाया। ऐसे मत देखो। क्यों? शर्म आ रही है? अब किस बात की शर्म है? वह हंस दिया, पर अब वैसे ही एक हाथ से अपने कपड़े उठाकर बेड से उतरकर कपड़े पहनती है और बाहर जाने लगी, पर पंकज उसका हाथ पकड़ लेता है। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं पहले ही लेट हो गई हूँ। नाश्ते के बाद कमरे में आओगी, इस शर्त पर हाथ छोड़ूंगा। बहुत काम रहता है। कैसे आऊँगी वो मुझे नहीं पता, तुम देखो। ठीक है। कल के जैसे तो नहीं करोगी? नहीं। ठीक है। वह उसका हाथ छोड़ता है तो वृंदा बाहर आई। बाबूजी और कमल उठकर छोटे मोटे काम निपटा रहे थे। ओमा ने सबको चाय बनाकर दे दी थी। नीरो भी कब का जा चुका था। वृंदा को बहुत शर्म महसूस हो रही थी, तो किसी से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। दोस्तों, इस कहानी का पूरा पाठ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।